7th of December 1941, पर्ल हार्बर, हवाई। इंपीरियल जापानीज नेवी ने एक मैसिव अटैक इनिशिएट कर दिया है अगेंस्ट द नेवी बेस ऑफ पर्ल हार्बर, जहां इस अटैक ने पैसिफिक कमांड को एक सिग्निफिकेंट डैमेज पहुंचाया था। इस अटैक के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान पे वॉर डिक्लेयर कर दिया, जिससे अमेरिका की एंट्री हो जाती है वर्ल्ड वॉर 2 में। न बहुत सारे जापानीज एडमिरल्स इस अटैक के फेवर में नहीं थे, एज जापानीज नेवी भले ही पावरफुल थी और अटैक के बाद पैसिफिक फ्लीट पैरालाइज हो जाती है, मगर अमेरिकन इंडस्ट्रियल पावर के सामने जापान का जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। ऊपर से जापान ने यूनाइटेड स्टेट्स पे ऐसा अटैक सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया था बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑयल एम्बार्गो लगा दिया था जापान पे, जिसे काउंटर करने के लिए जापान डच ईस्ट इंडीज को अपने अंडर लाना चाहता था, जहां पर उस टाइम पर फिलीपींस यूनाइटेड स्टेट्स के कंट्रोल में ही था, जिसकी वजह से अगर जापान उस टाइम पर डच ईस्ट इंडीज को अटैक कर देता तो यूनाइटेड स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाती। इसके लिए पर्ल हार्बर पे अटैक करना सही समझा गया, इवन दो ये वन ऑफ द मोस्ट रिस्कीएस्ट प्लान्स में से एक था। और फिर 4 सालों तक इन दोनों देशों के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, ब्रूटैलिटी अनप्रेसिडेंटेड, जापानीज होम आइलैंड्स रूइंड, और 2 एटॉमिक बॉम्ब्स ड्रॉप करने के बाद हिरोशिमा और नागासाकी पे जापान ने 15 अगस्त को अनकंडीशनली सरेंडर कर दिया यूनाइटेड स्टेट्स को। ये एक हिस्टोरिक कहानी हमें जापान की जियोपॉलिटिक्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा जानकारी देती है, और ये भी बताती है कि आखिर जापान वैसे टाइप के एक्शंस को परफॉर्म क्यों करती है। आइए मेरे साथ समझने की कोशिश करते हैं। जापान दुनिया का 11th मोस्ट पॉपुलस नेशन है विद 12.4 करोड़ पीपल, और ये आइलैंड नेशन एशिया का 15th लार्जेस्ट नेशन है विद ऑल्सो हैविंग एशिया 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी, और इस देश की सॉफ्ट पावर ऑल ओवर द वर्ल्ड नोन है एज लैंड ऑफ राइजिंग सन के कल्चर से सब वाकिफ है, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड जापान को पॉजिटिव लाइट में देखा जाता है, एक्सेप्ट फॉर इट्स इमीडिएट नेबर्स, एज साउथ कोरिया एंड चाइना के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं रहे हैं, इवन दो कल्चरली, इकोनॉमिकली एंड फिजिकली ये तीनों देश एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इस सिचुएशन के पीछे हमें जापान की हिस्ट्री में ही मिल जाएगा। जापान ने 20th सेंचुरी के स्टार्ट में कोरियन पेनिनसुला एंड मैंचूरिया को अपने कंट्रोल में ला लिया था, जहां जापान के इन कंट्रोल एरियाज में वहां के नेटिव कल्चर एंड लैंग्वेज को हटाने की कोशिश की गई, जो एक रेशियल मूव था और तब के जापानी सुपीरियरिटी माइंडसेट को अच्छे से दिखाता था। न वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त जापान ने बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को परफॉर्म किया था, लाइक नैंकिंग मैसेकर, कंफर्ट वुमेन, फोर्स्ड लेबर एंड मेनी मोर, जिसकी वजह से आज भी इन हिस्टोरिक इशू की वजह से जापानीज नेबरहुड में जापान के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। जहां जापान ने ये सारे मैसेकर्स किए तो वहीं पे जर्मनी ने भी ऐसे न्यूमरस वॉर क्राइम्स किए थे, और वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त नाजी जर्मनी ने बहुत सारे देशों को डेसिमेट भी कर दिया था। मगर आज की डेट में जर्मनी के नेबर्स के साथ रिलेशंस क्वाइट पॉजिटिव हैं, एक्सेप्ट फॉर माइनर हिकअप्स। इन जनरल जर्मन एंड इट्स नेबर्स रिलेशन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। सो ऐसा क्या रीज़न है कि जर्मनी की रिलेशन पॉजिटिव है बट जापान की नहीं? वेल, इनमें से बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, मगर मेन वंस शायद से ये हैं। जापान हिस्टोरिकली एक आइसोलेटेड प्लेस रहा है, जहां इस देश में कुल 14,125 आइलैंड्स हैं, जहां होकाइडो, होन्शु, शिकोकू एंड क्यूशु 96% ऑफ टेरिटरी को फॉर्म करते हैं। प्लस ये आइलैंड्स जियोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, जिससे ये आइलैंड्स क्वाइट रगेड आइलैंड्स बन जाते हैं। इसकी वजह से इन आइलैंड्स को इन्वेड करना एंड ऑक्युपाई करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, जिसके कारण जापान यूरोपियन पावर से भी क्वाइट दूर रहा है, जिसकी वजह से अमेरिकन्स को भी जापानीज पॉलिटिकल कल्चर के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो उन्हें खुद नहीं पता था कि आखिर जापान एज अ नेशन ऐसा बिहेव ही क्यों करता है। बिकॉज जर्मनी के केस में एक क्लियर आइडियोलॉजी रिस्पॉन्सिबल थी डिस्ट्रक्शन में, मगर जापान के केस में आइडियोलॉजी कम और आइसोलेटेड जियोग्राफी से निकले सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थी जापानीज मिलिट्री के मैसेकर्स कमिट करने के लिए। उसके साथ ही जहां जर्मनी की नाजी आइडियोलॉजी ने उसके देश के माइनॉरिटीज़ को भी अफेक्ट किया था, वहीं जापान के केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बिकॉज जापानीज होम आइलैंड्स एक होमोजेनस एरिया है। तो जब कोई क्लियर आइडियोलॉजी नहीं है और जापानीज होमलैंड में कोई एट्रोसिटी ही नहीं कमिट हुई, तो फिर किस आइडियोलॉजी को आप ब्लेम करोगे उन मैसेकर्स के लिए? उसके साथ ही वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान को एक ऐसा देश ऑक्युपाई कर रहा था जिसकी होम पॉपुलेशन को कोई भी इफेक्ट नहीं मिला था, बिकॉज जर्मनी के केस में उसे वो देश ऑक्युपाई कर रही थी जहां जर्मनी ने डेथ एंड डिस्ट्रक्शन लाया था, लाइक यूनाइटेड किंगडम, सोवियत यूनियन एंड फ्रांस, जिससे
जापान को लेके अमेरिकन पब्लिक में कोई ज़्यादा रिवेंज की भावना नहीं थी, तो चेंज की ज़्यादा गुंजाइश भी नहीं थी। अब जिन देशों को जापान ने बर्बाद किया था उन देशों में खुद ही एक्स्ट्रा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। लाइक चाइना में फुल ब्लोन सिविल वॉर स्टार्ट हो गया था एंड कोरियन पेनिनसुला अमेरिकन एंड सोवियत ऑक्यूपेशन जोन में बटी थी, जहां आगे चल करके कोरियन वॉर स्टार्ट हो गया। और जापान ने एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर का ही काम किया है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। इनफैक्ट आज भी ये देश अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर का ही काम करती है अगेंस्ट चाइना, नॉर्थ कोरिया एंड रशिया। ना ये एक रीज़न था कि क्यों जापान की पॉलिटिकल कल्चर को ज़्यादा रिफॉर्म करने की कोशिश नहीं की गई, जिसके कारण जापानीज कल्चर से सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कभी भी नहीं गया। और आज भी जापानीज पॉलिटिक्स में वॉर डिनायर्स एग्जिस्ट करते हैं, द फेमस एग्जाम्पल बीइंग लेट एक्स प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, जिसकी वजह से जापान ने न्यूमरस अपॉलजी भले ही दी हो, मगर आज भी कोरियंस एंड चाइनीज पॉपुलेशन एंड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट देयर पॉलिटिक्स जापान को हमेशा नेगेटिव व्यू में ही रखती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जापान जियोग्राफिकली एक एडवांटेजेस पोजीशन में तो है, मगर रिलेशन वाइज अच्छी पोजीशन में नहीं है। और ये एक प्रॉब्लम है एज रिलेशंस विद चाइना, नॉर्थ कोरिया एंड रशिया आज के डेट में अच्छे सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से ही नहीं, बल्कि अमेरिकन प्रेजेंस की वजह से भी है। और जियोपॉलिटिकली ये नेशन जापान को एक थ्रेटनिंग पोजीशन पे मानते हैं। लाइक जापान के साथ रशिया का क्यूरिल आइलैंड्स को लेकर के इशू है, वहीं नॉर्थ कोरिया के साथ इशू ये है कि जापानीज गवर्नमेंट साउथ कोरियन गवर्नमेंट को लेजिटिमेट कोरियन गवर्नमेंट मानती है। और चाइना के साथ इशू ये है कि सेंकाकू डेयायू आइलैंड्स प्लस ताइवान को थ्रेट करना एक बहुत बड़ा मुद्दा है चाइनीज एंड जापानीज रिलेशंस के लिए। मगर इस नेबरहुड में अगर कोई ऐसा देश था जो जापान का क्लोजेस्ट एलाई बन सकता है तो वो साउथ कोरिया है। एज साउथ कोरिया एंड जापान दोनों नॉर्थ कोरिया को एक बड़ा थ्रेट मान के चलती है। एक ऐसा देश जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है और किम फैमिली को बचाने के लिए वो अमेरिकन एलाइज को अपने अंगूठों के नीचे रखना चाहेगी। उसके साथ ही जापान को कोरिया की ज़रूरत चाइनीज थ्रेट से भी लड़ने के लिए है, एज जापान एक रिसोर्स डेफिसिट आइलैंड है जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज के नाम पे ज़्यादा कुछ नहीं है। लाइक पेट्रोलियम, कोल एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारी टाइप की चीज़ें फॉरेन नेशन से ही इंपोर्ट की जाती हैं। अब जापानीज ट्रेड लाइन्स चाइना के पास से ही गुजरती हैं, जहां जापान के सिंकाकू आइलैंड्स, इंडिपेंडेंट ताइवान और साउथ कोरिया चाइनीज नेवी के इन्फ्लुएंस को बे पे ही रखती है और चाइना को एक स्मॉल एरिया ऑफ ऑपरेशन देती है जो चाइनीज को कभी भी पसंद नहीं आता। इसलिए जापानीज रिलेशन विद साउथ कोरिया अच्छे रहना काफ़ी ज़रूरी है, पर आज के डेट में ये रिलेशंस क्वाइट ट्रिकी हैं, बिकॉज ऑन द वन हैंड ये दोनों नेशन यूनाइटेड स्टेट्स के एलाइज हैं, उसके साथ ही इन दोनों देशों के बीच में एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट है, नंबर 1 बीइंग लियान कोट रॉक्स एंड नंबर 2 बीइंग हिस्टोरिकल एट्रोसिटीज डन बाय द जापान, और जहां पर जापानीज गवर्नमेंट ने ढंग से अपॉलॉजी नहीं मांगी है साउथ कोरियन पर्सपेक्टिव की तरफ से। उसके साथ ही इन दोनों देशों के बीच में इस वक्त एक इकोनॉमिकल ट्रेड वॉर चल रहा है। ये सब देखते हुए जापान एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन में खुद को पाता है। उसके साथ ही अगर 2024 के अमेरिकन इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप जैसा लीडर जीतता है तो जो अमेरिका ने जापान को इतने सालों तक सिक्योरिटी प्रोवाइड की है वो अचानक से चली जाएगी और हो सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स जापान को अबैंडन कर दे। इस डिलेमा के चलते ही जापान ने अपने सेल्फ डिफेंस फोर्सेस को रिफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है ताकि इन एन इवेंट ऑफ वॉर जापान रेडी रहे कॉन्फ्रंटेशन के लिए। आजकल को चाइना ने ताइवान को इन्वेड कर दिया तो जापानीज इन्वॉल्वमेंट तय है। एज ए आइलैंड नेशन का भी एक वीकनेस है known as Ryukyu Island Chain। ये आइलैंड चेन यूनाइटेड स्टेट्स फोर्सेस ऑफ जापान के 75% ऑफ ट्रूप्स को कंटेन करती है। एज ये आइलैंड्स स्ट्रेटेजिकली चाइनीज नेवी को कंटेन करने में मदद करती हैं, मगर ये आइलैंड चेन डबल एजेड स्वॉर्ड की तरह है, जहां पर ये आइलैंड चेन अगर कल को चाइनीज इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं तो जापानीज हार्टलैंड टोक्यो एक्सपोज हो सकता है, क्योंकि फिर चाइनीज नेवी को रोकने वाला कोई आइलैंड चेन ही नहीं होगा। और टोक्यो प्लेन एरिया देश के अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ पॉपुलेशन को कंटेन करती है, जिससे जापान के लिए ताइवान का इंडिपेंडेंट रहना क्वाइट इम्पॉर्टेंट बन जाता है, एज ताइवान एक स्टेजिंग ग्राउंड बन सकता है इन ryukyu आइलैंड चेन को एक्वायर करने के लिए। और इस डिलेमा के चलते जापान ताइवानीज गवर्नमेंट को अनकंडीशनली सपोर्ट करती है और इसलिए भी जापान को साउथ कोरिया की ज़रूरत है, एज ये देश खुद स्ट्रेटेजिकली चाइना को थ्रेटन करता है और नॉर्थ कोरिया एंड रशियन एम्बिशंस को रोकती है। बट ये नीड और भी इम्पोर्टेंट रीज़न की वजह से है।
1973 ये एक ऐसा साल था जहां जापानीज फर्टिलिटी रेट लास्ट टाइम 2.1 से ऊपर था। इसके फॉलोइंग ईयर्स में जापानीज फर्टिलिटी रेट गिरती गई है। ऊपर से ये एक ऐसा देश है जहां इमिग्रेशन को पॉजिटिव लाइट में नहीं लिया जाता है, जिसके कारण आज का जापान एक डेमोग्राफिक क्राइसिस से गुजर रहा है, जहां जापानीज पॉपुलेशन श्रिंक और जापानीज पॉपुलेशन का एज बढ़ने लग गया है। इस फैक्टर की वजह से जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्सेस को एक हैवी शॉर्टेज देखने को मिलता है मैन पावर में, जिससे जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्सेस को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है अपने ही देश को डिफेंड करने के लिए। ऊपर से जापान एक फर्स्ट वर्ल्ड नेशन है, जिसका मतलब ये है कि सेल्फ डिफेंस फोर्सेस को ज़्यादा लोग प्रेफर भी नहीं करते हैं, एज इस देश का प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा लुक्रेटिव है। ऊपर से जापान फिलहाल एक इकोनॉमिक क्रंच से चल रहा है, एज जापानीज इकोनॉमी श्रिंक होने लग गई है, जिसने सेल्फ डिफेंस फोर्सेस की फंडिंग पर भी एक डेंट लाया है। ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जापानीज गवर्नमेंट ने रिक्रूटिंग एज बढ़ाया है, जिससे ज्यादा जवान मिल सके। उसके साथ ही सेल्फ डिफेंस फोर्सेस को भी लुक्रेटिव बनाने की कोशिश की गई है। मगर एक और बड़ा इशू है जो जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्सेस को प्लेग करती है, और वो इशू है एक्सपीरियंस का। जापान लास्ट टाइम वॉर पे तब गया था जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था। अभी उस इवेंट को बीते 78 ईयर्स हो चुके हैं, जहां अमेरिकन सेफ्टी अम्ब्रेला ने जापान को एक पैसिफिस्टिक ऑप्शन दिया है। उसके साथ ही जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन ये क्लियरली मेंशन करती है कि जापान एज अ नेशन कल को वॉर डिक्लेयर नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से जापान का कोई आर्म्ड फोर्सेस नहीं है, बल्कि सेल्फ डिफेंस फोर्सेस है। और इस सेल्फ डिफेंस फोर्सेस का बजट 1% से ऊपर जा ही नहीं सकता है, जिसकी वजह से जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्सेस भले ही आज की डेट में बेटर इक्विप्ड लगती हो, मगर एक्सपीरियंस के केस में इस सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के पास कुछ भी नहीं है। उसके साथ ही जापान ने भले ही जिबूटी में अपना फर्स्ट फॉरेन बेस खोला हो, बट ये फॉरेन बेस कोई वॉर बेस नहीं है, बल्कि एक लॉजिस्टिक बेस है, ताकि कल को बाबल मंडाब स्ट्रेट में आए हुए कोई प्रॉब्लम को जापान खुद ही सॉल्व कर सके। और ये सारे फैक्टर्स जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्सेस को एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन में डाल देती है। तो अगर कल को ताइवान पर इन्वेजन होता है तो जापान की इन्वॉल्वमेंट होना तो तय है, मगर शायद से कॉन्स्टिट्यूशनली जापान को रोका जा सकता है, जिससे कल को जापान को सबड्यू करना शायद से आसान बन सकता है। बिकॉज चाइनीज नेवी अब एक इंपीरियल जापानीज नेवी की तरह खुद को प्रोजेक्ट कर रही है, बिकॉज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अब वही एम्बिशंस लग रहे हैं जो इंपीरियल जापान के लगते थे, जिसकी वजह से जापान को खुद को प्रिपेयर करना होगा। सो ये है जापान, एक ऐसा देश जिसकी जियोग्राफी अच्छी है, एस इस जियोग्राफी ने इस देश को इतने सालों तक बचा के रखा, मगर रिलेशंस विद इट्स नेबर्स अच्छे ना होने से जापान एक प्रिकेरियस पोजीशन में आ जाता है, जहां डेमोग्राफिक इम्प्लोजन और इनएक्सपीरियंस मिलिट्री देश की प्रोटेक्शन को डाउटफुल बनाती है। उसके साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स का ईस्ट एशियन स्फीयर को छोड़ना और चाइनीज इन्फ्लुएंस को बढ़ने देना जापानीज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में एक अलग प्रॉब्लम लेके आती है। नाउ इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जापान एक तरीके से देखा जाए तो सक्षम है, बिकॉज जापान ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं ताकि वो डेमोग्राफी को भी ठीक कर सके, अपने रिलेशंस को भी ठीक कर सके साउथ कोरिया के साथ। उसके साथ ही साथ जापान ने बहुत सारे रियूक्यू आइलैंड चेन में मिलिटराइजेशन स्टार्ट कर दिया है, ताकि ताइवान को फ्यूचर में सेव किया जा सके। मगर अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जापान को ठीक करनी होगी। एज एक फेमस सेइंग है, वेयर देयर इज वॉर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम पीस विल कम, एंड वेयर देयर इज पीस फॉर लॉन्ग टाइम वॉर विल कम। और अभी ईस्ट एशिया में काफ़ी समय तक पीस रहा है, तो वॉर आना लाजमी है। अब ये तो बात हो गई जापान की, अब बात करते हैं इस चैनल की। अगर आप मेरे इस वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो सकता है कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है, और अगर आपको मेरा कंटेंट एक्चुअल में पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करने का ज़रूर सोचें। उसके साथ ही इस वीडियो को लाइक दें और इस वीडियो को शेयर भी करें, और साथ ही साथ कमेंट भी करें कि आपको क्या नया चाहिए और क्या इस वीडियो में अच्छा किया जा सकता था। आपका ये सब करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।